अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बीना गोइंदी। नए व्लॉग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो बात तो बहुत ही इस वक्त उसका चर्चा हो रहा है, लेकिन मैं बताती चलूं कि दुनिया का सबसे पहला इनकलाब जो जेन जी जनरेशन यानी वो नौजवान जो इस सदी में पैदा हुए, उन्होंने पहला इनकलाब ले आए हैं। जी, तो हम बात करेंगे बांग्लादेश में इस वक्त होने वाले हालात की। तो इंसान को मालूम नहीं होता कि वक्त कैसे कैसे बदल जाता है और जिंदगी के पर्दे के पीछे छुपे राज यूं खुलते हैं कि कभी वक्त हम पर सरफराज है और कभी हमें सरनिगुम होने को कहता है। यानी एक जानिब 26 साल नौजवान और दूसरी जानिब 75 साल शेख हसीना वाजिद, जो कि बांग्लादेश की 3 रोज पहले तक वो बांग्लादेश की वजीर आजम थी। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आपको याद है कि मैं हर वक्त इस चीज़ का एहसास दिलाती रहती हूँ कि ये ज़माना जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये ऑनलाइन का दौर है और इस दौर में उन नौजवानों ने ऑनलाइन आकर अपने इस पूरी रेवोल्यूशन को इस तरह मुस्तहकम किया और फिर जब वो पूरी तौर पे मुत्तहद हो गए तो फिर वो सड़कों पर आए। और आज जो बांग्लादेश में आप देख रहे हैं वो कोई अजाब नहीं बल्कि हमारे अमाल का नतीजा है। यानी कि हमने जहां जहां पर गलतियां की तो हमने अंडर एस्टिमेट किया अपनी अवाम को, अपने लोगों को और उनके राइट्स को, तो तभी ये आज वहां पर इस तरह जो आप हालात देख रहे हैं एक रेवोल्यूशन की शक्ल में वो संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। यानी इधर हम यौम इस्तेहसाल मकबूज कश्मीर 5 अगस्त बहुत ही एक अहम दिन था, वो मना रहे थे और उसके लिए हम स्पीचेस कर रहे थे, दुनिया में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा था। तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि यौम निजात बांग्लादेश यानी ये भी दिन हुआ, वो भी 5 अगस्त। सो तारीख में इस दिन की बहुत अहमियत होगी। वो एहतजाज जो 1 माह से तकरीबन बांग्लादेश में जारी था, आज उसका रिजल्ट हमारे सामने एक अबूरी हुकूमत की शक्ल में आ चुका है। अमर वाक़या यूं हुआ कि साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने कुछ इस तरीके से अपनी अवाम को अंडर एस्टिमेट किया कि उनकी कुछ डिमांड्स थी जिनको उन्होंने बर वक्त नहीं माना, जिसके नतीजे में हसीना वाजिद यानी कि साबिक वजीर आजम बांग्लादेश को अपने मुल्क से भारत में मुंतकिल होना पड़ा। अमरी वाक़या ये हुआ कि स्टूडेंट्स यूनियन में कुछ नुमाइंदों ने सरकारी जो हमारा कोटा सिस्टम बांग्लादेश में उन्होंने बनाया हुआ था उसमें उसके खिलाफ एहतजाज शुरू किया, लेकिन वो एहतजाज इतना जोर पकड़ गया कि हुकूमत को उसके आगे घुटने टेकने पड़े और जिसके नतीजे में वहाँ पर बांग्लादेश के दारुल हुकूमत यानी कि ढाका में इस वक्त सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है कि उस वक्त अभी जबकि वो अपना मुल्क भी छोड़ चुकी हैं, उनको एग्जिट देकर हेलीकॉप्टर के जरिए कहां पर इंडिया में मुंतकिल होना पड़ा। इतला यही आई है कि अभी तक हसीना वाजिद इंडिया में ही हैं और चूंकि आज बुध का दिन है और आज के दिन वो अभी तक वो इंडिया में ही इंतज़ार कर रही हैं कि उनको यूरोप यानी कि इंग्लैंड से या किसी भी यूरोपियन कंट्री और अमेरिका से सियासी पनाह की उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाए और उनको वहाँ पर सियासी पनाह मिल जाए। क्योंकि भारत में रहना ना तो भारत के लिए महफूज है और ना ही हसीना वाजिद के लिए, चूँकि इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत यानी कि वहाँ पर हुकूमत तो अबूरी तौर पर कायम कर दी गई है, वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इस वक्त जलसे जुलूसों में कमी नहीं आ रही। इसलिए चूँकि लोग अभी तक एहतजाज कर रहे हैं और अब यानी कि मालूम ये हुआ है कि इस वक्त वो एहतजाज ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो शक्ल क्या है, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें तारीख के उन आराफ के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताती चलूँ। ये हसीना वाजिद शेख मुजीब रहमान, जिनको के बानिए बांग्लादेश भी कहा जाता है, उनकी साहबजादी हैं। ये 2 बहनें और 3 भाई थे। आपको मालूम है कि 1971 में जब पाकिस्तान से उसका ये हिस्सा अलग हो गया
اور اس بنگلہ دیش قیام میں آیا اور انہوں نے اپنی آزادی حاصل کی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ شیخ مجیب الرحمن کو وہاں کا بانی یعنی کہ وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور وہ تقریباً 3.5 برس تک اپنے وطن پر حکومت کرتے رہے۔ لیکن 3.5 برسوں کے بعد کچھ ایسا حالات نے پلٹا کھایا کہ وہاں پر ایسے ہی مظاہرے ہونے شروع ہو گئے ان کے خلاف، اور کچھ ایسے حکومتی اداروں میں تبدیلیاں کرنی پڑیں، لیکن ناگزیر حالات میں ان کو بھی اپنے تینوں بیٹوں اور ان کی بیوی اور ان کو بذات خود وہاں سے ان کے ہی گھر میں آ کر مار دیا گیا، اور جبکہ ان کی ڈیڈ باڈی کئی گھنٹوں تک وہیں پڑی رہی انہی کے گھر میں۔ یہ تو تھی تاریخ کے وہ آراق جو کہ اور یہ واقعہ تقریباً 1971 میں بنگلہ دیش الگ ہوا، اور یہ واقعہ 3.5 برس اس کے بعد ہوا۔ لیکن یہ بات بہت یاد دہانی کی ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں ریحانہ اور یہ وزیر اعظم حسینہ واجد، شیخ حسینہ واجد جو تھیں، یہ اس وقت ایک بیٹی جرمنی اور ایک غالباً انگلینڈ میں تھی، یہ دونوں بچ گئیں۔ اس وجہ سے پھر کچھ عرصے کے بعد ایگزائل میں رہنے کے لیے شیخ حسینہ واجد بہت عرصہ تک اپنے ملک یعنی بنگلہ دیش سے دور رہیں، اور پھر ایک وقت ایک ایسا آیا کہ وہ انہوں نے اپنی پارٹی کو جوائن کیا اور آ کر سیاسی قدم اس میں رکھا۔ اب یہ آپ کو پوری تاریخ کے بارے میں ایک روشنی ڈالی ہے۔ آج کے حالات کے بارے میں ہم دوبارہ آتے ہیں۔ اگر 1971 سے 2024 تک بنگلہ دیش میں حکومت اور ان کی حالات اور ان کے سیاسی پورے نظام کے بارے میں بات کرتے چلیں، تو ابھی تک یہی سامنے آیا کہ 1971 میں جب مجیب الرحمن وہاں پر پہلے ان کے وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد جو کہ اس وقت جب بنگلہ دیش بنا تو وہ قید میں تھے، رہائی کے بعد وہ انگلینڈ کے راستے، وہ بھارت کے راستے، اور ادھر سے وہ واپس پہنچے بنگلہ دیش، اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً 3.5 برس وہاں پر حکومت کی۔ حکومت کرنے کے بعد ان کو فوج نے انہی کے گھر میں اپنے تینوں بیٹوں بیوی کے سمیت ان کو مار دیا، اور اس کے بعد فوج نے وہاں پر اپنا انتظام اپنے ہی طریقے سے کچھ عرصہ چلاتے رہے، اور یوں 1975 سے 1981 تک ضیاء الرحمن جو کہ ایک فوجی سربراہ تھے، وہ ملک کو اپنے ہی طریقے سے چلاتے رہے۔ لیکن 1981 میں ان کو بھی مار دیا گیا، اور پھر ایک نیا رخ تاریخ میں بنگلہ دیش نے ایک نیا رخ لیا، یعنی کہ تاریخ نے ایک نیا رخ پکڑا۔ بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے اور تاریخی منظرنامے پر روشنی ڈالیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ وہ یوں ہے کہ، اور یوں 1982 سے 1990 تک 8 برس جنرل حسین محمد ارشد نے بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ نافذ کیا، اور وہ وہاں پر 8 برس تک حکومت کرتے رہے۔ لیکن 1990 میں الیکشن ہوئے، اور دوبارہ سے بنگلہ نیشنل پارٹی کی سربراہ جو کہ ضیاء الرحمن کی بیوہ تھیں، وہ دوبارہ سے الیکشن میں کھڑی ہوئیں، اور وہ الیکشن جیتیں، اور اس طرح خالدہ ضیاء نے وہاں پر 1991 سے 1996 تک بنگلہ دیش میں حکومت کی، جو کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی سربراہ بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، اور پھر یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے یہ الیکشن میں 1996 سے 2001 تک وہ حکومت میں مختلف ادوار میں رہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے شیخ حسینہ واجد پارٹی میں داخل ہوئیں، اور وہ ایک دفعہ 5 برس کے لیے 96 سے 2001 تک حکومت کرتی رہیں، اور پھر اس کے بعد 2008 سے آج تک 15 برس کنٹینیوسلی یعنی مسلسل وہ بنگلہ دیش کی سربراہ رہیں، وزیر اعظم رہیں۔ تو اس طرح آج یعنی کہ 3 روز قبل جو ہے وہ وہاں پر بنگلہ دیش میں ان کے خلاف ان کا تختہ الٹا گیا، اور ایک بہت ہی سنگین حالات کے ساتھ اس وقت بنگلہ دیش اس وقت آ رہا ہے۔ اس میں یقیناً بنگلہ دیش کی اپنی تو ان کی شناخت ہے، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ
उनका मामला है वो ये है कि चूँकि तीन अतराफ में भारत के साथ उनकी सरहदें मिलती हैं, और जब आपको पता है कि यहाँ पर हमारे जितने भी ये ममालिक हैं इनकी हैसियत एक बहुत नाजुक हो जाती है जबकि इस तरह की जोग्राफियाई सूरत हाल होती है। तो इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात हैं उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात जो हैं वो कोई संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। आपको मालूम है कि बंगालियों का बाप मुजीबुर रहमान को कहा जाता था, जो कि वज़ीर आज़म, जो साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश हसीना वाजिद के वालिद थे, और हसीना वाजिद को माँ कहा जाता था, बंगला की माँ। तो आज ऐसा है कि जितने भी यहाँ पर हसीना वाजिद जब आई, उन्होंने इनके बेशुमार यहाँ पर मुजस्मे बनवाए मुजीबुर रहमान के, अपने वालिद के, और पूरे मुल्क में। और उसके साथ ये भी हुआ कि उन्होंने उनके सिलेबस में भी मुजीबुर रहमान की बेशुमार उन तारीख़ी हवालों से, ज़ाहिर बानी बांग्लादेश थे तो उनके हवालों से बहुत ज़्यादा उनकी एडिशन हुई। और फिर उसके बाद उनका वो घर जहाँ पे उनको मारा गया और उनके पूरे ख़ानदान को वहाँ मारा गया, उसको एक सदारती कौमी विरसे के तौर पर वहाँ पर लोग उनको विज़िट करने आते और उनकी तमाम अशिया जो थी उनको महफूज करके उनको लोग बड़ी अकीदत से देखते थे। और आज वही जगह है, वही मुकाम है कि उनके तमाम मुजस्मों को मसमार कर दिया गया है। और इसके अलावा ये भी हुआ है कि वहाँ पर जो उनका वो घर था उसको भी तोड़ फोड़ करके उसको तबाह कर दिया गया है। और इस तरह जब इन्होंने एग्ज़िट लिया हसीना वाजिद ने, तो शेख हसीना वाजिद ने जब एग्ज़िट लिया तो उनको भी, उनके घर में भी ये जो मुजाहिरीन हैं ये दाखिल हुए उनके खानों में। उनके जिस तरह आप देखें, ये कितना अजीब मामला है कि हमारी कौम में, जो हमारी ये मशरिक़ की कौमें हैं, इनके मुजाहिरों के हमारे एथिक्स भी यही हैं। तो फिर ये जब इतनी अवाम जब इस तरह जौक दर जौक कहती है तो वो उनके रवैये वही होते हैं जो हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में भी हैं। तो इसी तरह उन्होंने लूट खसूट की और घर को और इमारतों को आग लगा रहे हैं और एक तूफ़ान है। और फिर ये सोचें कि वो उन्होंने उनके बेडरूम में जाकर तस्वीरें बनाई, उनके ब्लाउजेज़ को देखा, उनकी अलमारियों को खोला और उनमें लूट खसूट की और लोग सामान उठाकर लेकर जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल को देखते हुए एक बहुत ही इंसानी रवैयों का, बहुत ही, मुझे तो पर्सनल तौर पर, मैं जो भी हूँ वो तो एक है, लेकिन सियासी अंदाज में इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि अवाम के आपको हकूक़ को या उन चीज़ों को देखना चाहिए। यकीनन इसमें सियासी दूसरे एजेंडास भी शामिल हैं। और इसमें एक और भी बात है, इसमें जो इनके हमसाया मुल्क हैं जिनको के हसीना वाजिद को हमेशा से ही ये कहा जाता था कि भारत के साथ ये एक कठपुतली हुकूमत चला रही हैं, यानी कि उनके कहने में है। और यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए क्योंकि जब हम देखते हैं कि वो कहीं पे सबसे पहले उन्होंने अपना सेकंड होम समझकर वहाँ पर इनको एग्जिट दिया और वहाँ पर हेलीकॉप्टर में गई, जबकि वो अपना एक सूट भी लेकर जाने के, कोई चीज़ अपने साथ लेके जाने की उनको मोहलत तक ना मिली। तो ये था हमारा आज का ये वाली बात। लेकिन अब हम इसके अगले हिस्से में चलते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, आप हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी कीजिए। अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि हम आपकी रहनुमाई आपसे ले सकें और अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।